हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम एनाटमी बीडी चौरसिया का चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। 13 से लेकर के पूरे मीडियास्टिनम तक हम डिफरेंट पार्ट्स में मैं ये जो है वो कवर करूंगी, अदरवाइज एक वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थॉरेक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिमाग में एक आइडिया बनाओ कि किस तरीके से थॉरेक्स दिखता है या किस तरीके से थोरैसिक कैविटी दिखती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 12 जो इंट्रोडक्शन पार्ट है थॉरेक्स का, उसमें ये डायग्राम दिया गया है। आप देख सकते हो कि आगे की साइड पे, ठीक है ना, ये जो आगे की साइड है, आपको ये क्या दिख रही है आगे की साइड पे, दिस इज योर स्टर्नम बोन। ठीक है, आगे की साइड पे आपकी ये जो है पूरी वो स्टर्नम बोन है। अब फिर इस तरीके से ये जो जा रही है ये आपकी रिब्स हैं और पीछे जो है ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, आगे स्टर्नम है, फिर इस तरीके, मतलब ये स्टर्नम है, इस तरीके से ये आपकी रिब्स जा रही हैं और पीछे जाकर के ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जा रही हैं। यानी कि रफली अगर हम देखें तो हमारी स्टर्नम बोन, हमारी रिब्स और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये तीनों मिलकर के हमारा ये पूरा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये पूरा केज लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बन रहा है। आगे के डायग्राम्स में देखें तो देखो, ये बैक साइड हो गया, यहाँ पे स्कैपुला है, ये इस तरीके से आपकी वर्टिब्रल कॉलम्स हो गई और इस तरीके से ये रिब्स जुड़ रही हैं। तो ये बैक साइड व्यू में आपको इन्होंने दिखा दिया है। तो अब आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब देखो, साइड से अगर हम देखें तो ये हमारी पूरी स्टर्नम होगी, साइड से इस तरीके से हमें रिब्स दिखेंगी एंड पीछे हमारी इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम है। तो अब हमें एक पूरा आइडिया हो गया कि किस तरीके से जो बोन्स है, यानी कि जो मेन बोन्स है, स्टर्नम और हमारी जो रिब्स हो गई और जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम हो गई, वो एक पूरा ढांचा सा क्रिएट कर रही है, पूरा एक थोरैसिक केज सा, एक केज सा ये बना रही है, जिसको हम थोरैसिक केज बोलते हैं। और इसी केज के अंदर हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया और हार्ट हो गया, इसी केज के अंदर होते हैं। क्योंकि अगर ये केज ना हो तो, और अगर हमारे जो विसरल ऑर्गन्स है वो इसी तरीके से पड़े रहे, तो वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएंगे टू द इंजरी, बिकॉज वो बहुत डेलिकेट है ना। तो इस तरीके से ये जो केज बन जाता है, ये प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर ही, इस केज के कैविटी के अंदर ही वी हैव द लंग्स एंड द हार्ट। तो अब एक एक क्लियर पिक्चर मिल गई है कि किस तरीके से क्या रहता है। तो अब हम अपना फाइनल जो हमारा चैप्टर है, विच इज द चैप्टर नंबर 13, वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 विच इज द बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ द थॉरेक्स। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि जो थॉरेक्स है वो एक ऑस्टियोकार्टिलेजिनस कैविटी है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और कार्टिलेजिनस का मतलब होता है कार्टिलेज, यानी कि एक बोन कार्टिलेज कैविटी है जो कि कार्टिलेज से भी बनी है और बोन से भी बनी है। और ये किस लिए बनी है? फॉर द वेरियस विसराज। विसराज यानी कि हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा लंग, जैसे कि हमारा हार्ट। तो थॉरेक्स जो अभी हमने ऊपर जो स्ट्रक्चर देखा वो क्या है? एक ऑसियोकार्टिलेजिनस कैविटी है। किसके लिए? वेरियस विसराज के लिए। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड देम सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो केज होता है, ये जो पूरा केज सा बना है, ये स्टैटिक नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो केज है तो ये तो बिल्कुल हिलता डुलता ही नहीं होगा। अरे भाई, सांस लेते हो ना, सांस लेते हो छोड़ते हो, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें तो ये मूव होता है ना। इसीलिए ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, क्योंकि ये वेरियस जॉइंट्स पर मूव करता है। भले ही स्लाइट मूवमेंट हो, लेकिन मूव करता है। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, जिससे कि डायमीटर जो है वो कैविटी का इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि वो जो केज, जो ढांचे जैसा स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली एक ऑसियोकार्टिलेजिनस कैविटी है। किसके लिए? इंपॉर्टेंट विसराज के लिए, जैसे कि लंग्स एंड हार्ट। क्यों वो होती है? क्योंकि वो उनको सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो जो केज है वो स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनेमिक है, यानी कि उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। इतना समझ में आया? अब हम देखते हैं बोन्स ऑफ थॉरेक्स। तो अभी हमने जो ऊपर थॉरेक्स देखा, हमने देखा कि उसमें स्टर्नम भी है, वर्टिब्रा भी है, रिब्स भी है। तो हम डिफरेंट वीडियोस में इसको कवर अप करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रिब्स को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रिब्स की बात करें तो रिब्स हमारी जो होती हैं वो बेसिकली, आई एम रियली सॉरी,
जो हमारी रिब्स होती हैं वो हमारी 12 इन नंबर होती हैं। उसके बाद हमारी जो रिब्स होती हैं उनका जो गैप होता है बिटवीन द रिब्स उसको हम इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं। यानी कि अगर ये एक रिब जा रही है और ये दूसरी रिब इस तरीके से जा रही है तो इन दोनों रिब के बीच में ये जो बीच वाला गैप है इसको हम इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं। देखो कैसे बोलते हैं, इसको हम कॉस्टल बोलते हैं, इसको भी हम कॉस्टल बोलते हैं। किन्हीं भी दो चीजों के बीच के एरिया को हम इंटर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंटरकॉस्टल स्पेस। क्या पड़ गया? इंटरकॉस्टल स्पेस। तो रफ आपको पता होना चाहिए कि जो रिब्स होती हैं वो 12 पेयर होता है रिब्स का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी 12, राइट हैंड साइड भी 12, और इन रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है। उसके बाद जो हमारी रिब्स होती है, अब हमने बोल दी कि 12 रिब्स होती हैं, तो 12 रिब्स में से भी जो 7 रिब्स होती है ना वो कनेक्टेड होती हैं थ्रू द कार्टिलेज थ्रू द स्टर्नम, और उनको हम ट्रू रिब बोलते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब है, इस तरीके से हमारी स्टर्नम थी, इस तरीके से हमारी ये रिब्स निकल रही है। सपोज ये पहली रिब है, ये दूसरी रिब है, ये तीसरी रिब है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है और ये सातवीं है। इस तरीके से 7 रिब है। तो क्या होता है कि ये हमारी बीच की स्टर्नम होगी। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये छोटे छोटे जो होते हैं ये हमारे कार्टिलेजिनस होते हैं। ठीक है, दीज आर द कार्टिलेजेस। तो ये कह रहा है कि जो पहली 7 रिब हैं वो कनेक्टेड होती हैं इन्हीं कार्टिलेज के थ्रू इस स्टर्नम पे, और उसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। और ट्रू रिब्स वाले को ही हमने नाम दे दिया वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। ठीक है, हमने क्या नाम दे दिया? वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। उसके बाद हमारी जो रिमेनिंग 5 होती है, यानी कि 7 के बाद कौन सी हो गई? 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो हमारी 5 रिब्स होती हैं ये हमारी फॉल्स रिब्स होती है। फॉल्स रिब्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये कार्टिलेजिनस के थ्रू स्टर्नम पे ज्वाइन नहीं होती। ठीक है ना। आउट ऑफ दिस द कार्टिलेजेस ऑफ द 8th, 9th एंड 10th आर ज्वाइन टू द नेक्स्ट हायर कार्टिलेज। देखो इस चीज को मैं आपको अभी समझाती हूँ। अब देखो यहाँ पे वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये जो नीला नीला आपको दिख रहा है ना ये कार्टिलेज है। तो वो ये कह रहा है कि जो पहली 7 रिब होती है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये आपकी 6th वाली हो गई, ये आपकी 7th वाली हो गई। तो ये जो 7 रिब्स है ना आपकी, ये आपके इन कार्टिलेजेस के थ्रू इस स्टर्नम पर जुड़ी है। डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो 7 रिब्स हैं वो इन ब्लूइश कार्टिलेज की मदद से डायरेक्टली स्टर्नम पे जुड़ी हुई है, इसीलिए हमने उनको नाम दिया है वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, यानी कि ट्रू रिब्स। लेकिन हमारी जो बाकी बची हुई रिब्स हैं वो हमारी फॉल्स रिब्स की कैटेगरी में आती हैं, और उनमें से भी जो 8th, 9th और 10th है, जो 8th, 9th और 10th है वो हमारी ऊपर वाले कार्टिलेज यानी कि जो हायर कार्टिलेज है उससे जुड़ी है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो नीचे की है ये ऊपर वाले कार्टिलेजेस पे जुड़ी है, और बाकी की जो हमारी 11th और 12th बचती है वो हमारी फ्री रिब है, यानी कि पॉइंटेड एंड उनका होता है और वो किसी से भी नहीं जुड़ी है, ना कार्टिलेज से ऊपर वाले ना स्टर्नम से। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये जो नीला नीला आपको दिख रहा है ना ये कार्टिलेज है। तो वो ये कह रहा है कि जो पहली 7 रिब होती है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये आपकी 6th वाली हो गई, ये आपकी 7th वाली हो गई। तो ये जो 7 रिब्स है ना आपकी, ये आपके इन कार्टिलेजेस के थ्रू इस स्टर्नम पर जुड़ी है। डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो 7 रिब्स हैं वो इन ब्लूइश कार्टिलेज की मदद से डायरेक्टली स्टर्नम पे जुड़ी हुई है, इसीलिए हमने उनको नाम दिया है वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, यानी कि ट्रू रिब्स। लेकिन हमारी जो बाकी बची हुई रिब्स हैं वो हमारी फॉल्स रिब्स की कैटेगरी में आती हैं, और उनमें से भी जो 8th, 9th और 10th है, जो 8th, 9th और 10th है वो हमारी ऊपर वाले कार्टिलेज यानी कि जो हायर कार्टिलेज है उससे जुड़ी है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो नीचे की है ये ऊपर वाले कार्टिलेजेस पे जुड़ी है, और बाकी की जो हमारी 11th और 12th बचती है वो हमारी फ्री रिब है, यानी कि पॉइंटेड एंड उनका होता है और वो किसी से भी नहीं जुड़ी है, ना कार्टिलेज से ऊपर वाले ना स्टर्नम से। समझ में आया? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। यानी कि जो हमारे डायरेक्टली कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से जुड़ी हैं उनको हमने वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स बोल दिया गया है, और जो 8th, 9th और 10th यानी ये जो 3 रिब हैं जो ऊपर हायर कार्टिलेज से जुड़ी हैं उनको हमने नाम दे दिया है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। क्या नाम दे दिया है? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स।
और जो हमारी लास्ट की 11th और 12th बचती हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो ऐਵੇਂ ही फ्लोट करती रहती हैं, या फिर उनको सिंपली वर्टिबल रिब्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो किसी से जुड़ ही नहीं रही है। तो आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। मैं मेन आपको बता रही हूँ गाइज, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। जरूरी नहीं है आपको हर चीज पढ़नी है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, अच्छा उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो है टिपिकल और एटिपिकल का। देखो टिपिकल का मतलब होता है कि भाई सेम ही स्ट्रक्चर है उसके, तो अगर आपने एक को पढ़ लिया तो यानी कि आपने सबको पढ़ लिया, तो क्योंकि वो टिपिकल है, ठीक है। तो टिपिकल में आपकी 3rd to 9th आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। थर्ड यानी कि थर्ड रिब से लेकर के 9th रिब तक आपकी जो है वो टिपिकल रिब्स है, ठीक है। दे हैव द सेम स्ट्रक्चर। लेकिन आपकी जो पहली, दूसरी, 10th, 11th और 12th रिब है वो एटिपिकल है, यानी कि इनका जो वो होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा, यानी कि इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होंगे वो बिल्कुल ही अलग होंगे, ठीक है। तो एटिपिकल वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की, कि सपोज हमारे हाथ में रिब दे दी, सपोज ये रिब है, ठीक है, और हमारे हाथ में रिब दे दी और हमें बोला कि भाई इसका साइड डिटर्मिनेशन करके दिखाओ आप कि ये कहाँ की है कहाँ की नहीं। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉस्टल कार्टिलेज दिख रहा है, आपने अभी ऊपर डायग्राम में देखा कॉस्टल कार्टिलेज तो आगे ही है, तो यानी कि ये आपका इंटीरियर हो गया और ये आपका पोस्टीरियर हो गया, है ना। लेकिन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका है एंटीरियर पोस्टीरियर जानने का वो ये है कि आप पोस्टीरियर साइड का चीज दे सकते हैं, वहां पे आपको हेड भी मिलेगा, वहां पे आपको नेक भी मिलेगा और एक ट्यूबरकल भी मिलेगा। तो ये जो तीनों चीजें आपको रिब्स में कहीं पे भी मिले तो यानी कि वो उसका पोस्टीरियर साइड है। तो पहला साइड डिटर्मिनेशन यही है कि आपको रिब के पोस्टीरियर एंड पे हेड, नेक और ट्यूबरकल मिलेगा। समझ में आया इतनी बात, ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जो अपर बॉर्डर होगा ना, आप जैसे रिब अपने हाथ में लेंगे तो आपका जो अपर बॉर्डर होगा वो बहुत ही ज्यादा कर्व सा और बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा, लेकिन जो लोअर बॉर्डर होगा वो शार्पेस्ट होगा। और इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वो आपकी राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की। अब हम बात करते हैं अच्छा इसके बाद थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम डेफिनेटली बना करके आना है। ये आगे का सरफेस है तो ये कॉस्टल सरफेस है, ये लंबी सी जो होगी ये शाफ्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे इंफीरियर पे कॉस्टल ग्रूव मिलती है, आगे हम पढ़ेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ये इस तरीके से एक एंगल बना देता है जिसको हम एंगल ऑफ रिब बोलते हैं, और ये एंगल ऑफ रिब बहुत ही वीकेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे आपको हेड मिलता है, एक स्मॉलर हेड मिलता है, एक लार्जर हेड मिलता है, यहाँ पे आपको नेक मिलती है और यहाँ पे आपको ट्यूबरकल मिलता है। ट्यूबरकल का भी एक नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट होता है और एक आर्टिकुलेटिंग पार्ट होता है। जाहिर सी बात है जो आर्टिकुलेटिंग पार्ट होगा वो किसी से आर्टिकुलेट कर रहा होगा, हम आगे देखेंगे, और जो नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट है वो नहीं करेगा। तो इस तरीके से दिस इज द होल डायग्राम ऑफ द रिब। अब हम देखते हैं इसके थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में। फीचर्स कहाँ गया, ओके। सो फीचर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था इतना डिटेल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान होना चाहिए कि पोस्टीरियर में आपको हेड, नेक एंड जो ट्यूबरकल हैं वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप शाफ्ट को देखें तो शाफ्ट जो होती है वो फ्लैटेंड होती है, 2 सरफेसेस उसके होते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक आउटर सरफेस होता है और एक इनर सरफेस होता है, ठीक है। और 2 ही बॉर्डर होते हैं, एक अपर बॉर्डर होता है, एक लोअर बॉर्डर होता है। मैंने आपको बता दिया कि अपर बॉर्डर बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है और लोअर बॉर्डर बहुत ही ज्यादा शार्पेस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा है। बाकी इसमें इतना कुछ पढ़ने वाला इतना कुछ डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली हम आते हैं इसकी अटैचमेंट्स पे कि लाइक ये किससे अटैच है और किससे नहीं। तो अटैचमेंट्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीधा डायग्राम को देखो, क्योंकि डायग्राम में सब कुछ बना है। देखो डायग्राम में क्या है, अब आपको इमेजिन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने वर्टिब्रा ले ली, ये वर्टिबल बॉडी है, सबको पता है। ये पीछे स्पाइनस प्रोसेस जा रही है, ये पीछे ट्यूबरकल जा रहे हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जा रही है। इस तरीके से हमारी जो रिब है वो आकर के जुड़ती है, ठीक है। आपको पता होगा कि रिब में अभी अभी हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर अभी हमने क्या देखा रिब में, ये देखा ना, ये तो ये ही आर्टिकुलेट हो रहा है विद द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, और ये जो आर्टिकुलेटिंग ट्यूबरकल है ये जुड़ रहा है हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा से।
तो अब देखो, इसमें इमेजिन करो कि इस तरीके से वर्टिब्रा का पोस्टीरियर एंड आकर के पीछे की साइड जुड़ा, तो जो आगे हेड की तरफ स्मॉलर एंड लार्जर फेसेट था, जो भी था वो तो जुड़ गया वर्टिब्रा की बॉडी से, और जो यहाँ पे हमारा ट्यूबरकल का आर्टिकुलेटिंग सरफेस था वो किससे जुड़ गया, इस वर्टिब्रा की इस वाली ट्रांसवर्स प्रोसेस से। ऐसे ही इधर भी जुड़ेगा, जो दूसरी साइड का होगा उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो अटैचमेंट्स है वो देखो, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो तो डेफिनेटली आपके जो वर्टिब्रल बॉडी है उसके आगे आपको मिलेगा, उसी तरीके से पीछे आपको पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे दिस इज द रेडिएट लिगामेंट, क्या है ये, रेडिएट लिगामेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे देयर इज द इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स है इसलिए ट्रांसवर्स, कॉस्टो यानी कि कॉस्टल सरफेस से आ रहा है और नीचे की तरफ है तो यानी कि इंफीरियर। इसी तरीके से जैसे साइड से जाएगा लैटरली जाएगा, दैट विल बी अ लैटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, तो ये जो है वो लैटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका हो गया एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ठीक है, ये जो इधर ऐसे की तरफ से जा रहा है ये आपका हो गया मिडल बैंड ऑफ रेडिएट लिगामेंट। ये जो हो गया दिस इज द रेडिएट लिगामेंट, ये आप आगे से देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो अटैचमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है एंटीरियरली द हेड प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द रेडिएट लिगामेंट। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एंटीरियरली का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि रिब का इंटीरियर, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड लिखा है वो लिखा है हेड, तो हेड तो पोस्टीरियर में होता है, हेड नेक और ट्यूबरकल पोस्टीरियर में होता है रिब्स के, तो यानी कि ये बात कर रहा है पोस्टीरियर साइड की ही, लेकिन पोस्टीरियर में भी तो एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर होगा, समझ में आ रहा है। तो यानी कि हेड जो पोस्टीरियर में है उसके एंटीरियरली आपका क्या जुड़ा है, रेडिएट लिगामेंट। क्या जुड़ा है, रेडिएट लिगामेंट। इसके अलावा आपके तीन तरीके के जो सुपीरियर है, इंफीरियर है और जो आपके लैटरल है वो कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट है। तो चार लिगामेंट आपको मैंने डायग्राम में बता दिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि व्हाट आर द अटैचमेंट्स टू द शाफ्ट। शाफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये मसल्स, सैक्रोस्पाइनलस मसल्स आप याद रख सकते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, सेरेटस एंटीरियर, थोड़ी बहुत ही जो मसल्स हैं वो आप इनकी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मसल्स हो गई। उसके बाद अब हम बात करते हैं फर्स्ट रिब की। हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारी जो एटिपिकल होती हैं वो होती हैं पहली, दूसरी, 10th, 11th और 12th, यानी कि इन वर्टिब्रास का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत डिफरेंट और अलग अलग होता है, इसीलिए इनको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले, और अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा ना वो सारा टिपिकल में आ गया, यानी कि वो टिपिकल की हर रिब पे अप्लाई होगा, लेकिन इनका क्या है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिब की। तो फर्स्ट रिब जो होती है, अब जाहिर सी बात है ऊपर हमने डायग्राम देखा था, ये स्टर्नम है, अब हमने देखा था कि ये तो छोटी है, फिर ये इससे बड़ी होगी, तो ये नीचे जैसे जैसे जाती रहती है वो और बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये पूरा केज बनाना होता है उनको। तो जो पहली रिब होती है ना वो शॉर्टेस्ट होती है, ब्रॉडेस्ट होती है और मोस्ट कर्व्ड रिब होती है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कर्व्ड रिब। उसके बाद क्या है कि जो शाफ्ट होती है वो ज्यादा ट्विस्टेड नहीं होती, ठीक है ना, मोर ऑफ अ शॉर्ट कर्व तो होती है लेकिन ट्विस्टेड नहीं होती, और उसके अंदर कोई कॉस्टल ग्रूव नहीं होता, यानी कि इंफीरियर साइड पे कोई भी कॉस्टल ग्रूव नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो साइड डिटर्मिनेशन में वही है कि एंटीरियर एंड जो होगा वो बहुत ही थिकर, लार्जर और पिटेड होगा, पोस्टीरियर एंड फिर भी उस हिसाब से बहुत स्मॉल एंड राउंडेड होगा, एंड इसका जो अपर सरफेस होगा शाफ्ट का वो ओब्लिकली क्रॉस करेगा ग्रूव रिजेस को। शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, हमारी दो रिजेस है, उसके बीच में एक ट्यूबरकल होता है। तो मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इस वाले डायग्राम को देखिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये ग्रूव है जिस ग्रूव में आपका सबक्लेवियन आर्टरी है, एक ये वाला ग्रूव हो गया जिसमें ग्रूव है सबक्लेवियन वेन के लिए, और इन दोनों के बीच में एक ट्यूबरकल है जिसको हमने बोला है स्केलीन ट्यूबरकल, जिसमें कि हमारी स्केलिनियस एंटीरियर मसल होती है। ठीक है ना, तो डायग्राम से देख देख के पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा। बारे में पढ़ा कि इसमें कोई भी कॉस्टल ग्रूव नीचे की तरफ नहीं होगी। अभी हम आगे देखेंगे कि कॉस्टल ग्रूव में क्या क्या होता है,
या तो ऐसा करो, चलो अभी देख लो हाथ के हाथ ही, ये देखो कॉस्टल ग्रूव में क्या होता है कि इस तरीके से ग्रूव होता है, और कॉस्टल ग्रूव में हमारी वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं। सो वी हैव द वेन्स, आर्टरीज एंड द नर्व। किस तरीके से याद रखना है, वैन हमेशा ये इसी सीक्वेंस में आपको मिलेंगी। सबसे पहले वेन मिलेगी ब्लू कलर की, देख सकते हैं, फिर रेड कलर की आर्टरी मिलेगी, येलो कलर की नर्व मिलेगी। तो रिब का जो इंफीरियर साइड पे जो कॉस्टल ग्रूव होता है ना, उस कॉस्टल ग्रूव में ये वैन होती है, यानी कि वेन, आर्टरी एंड नर्व। तो पहली रिब में ये होता ही नहीं है, तो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, एग्जामिनर में पूछ लेगा कि भाई कौन सी रिब है जिसमें कॉस्टल ग्रूव ही नहीं होता, तो पहली रिब है जिसमें कि कॉस्टल ग्रूव नहीं होता, और पहली ही फर्स्ट रिब ही है जिसमें कि हमारे अपर सरफेस ऑफ द शाफ्ट में 2 ग्रूव्स होते हैं। ठीक है ना, अभी हमने डायग्राम में देखा था कि 2 ग्रूव्स होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ रिज, और वो ही रिज जो है वो बेसिकली स्केलिन ट्यूबरकल जो है वो बनाती है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द फर्स्ट रिब। तो हमने बताया था कि जो एंटीरियर एंड होता है वो बहुत ही बड़ा और थिकर होता है। पोस्टीरियर एंड पे अगेन इसके भी हेड, नेक एंड ट्यूबरकल होंगे। ठीक है ना, हेड, नेक एंड ट्यूबरकल तो होगा ही होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखो, इसका जो ट्यूबरकल है, ठीक है ना, इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, कि जो ट्यूबरकल का रिब के जो पोस्टीरियर साइड पे जो ट्यूबरकल का आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है। अभी डायग्राम में बताया था ना, तो साथ के साथ रिवाइज भी हो रहा होगा। उसके बाद इस तरीके से इसके बॉर्डर्स रहते हैं और इस तरीके से इसके सर्फेसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट की। ठीक है, तो अटैचमेंट में क्या क्या उस रिब्स में मिलेगा, तो मैंने डायग्राम में अभी देखेंगे। डायग्राम को देखना है आपको, तो आपको VAN इस तरीके से याद रखना है, और ऊपर याद रखना है चेन, चेन से दिस सिंपैथेटिक चेन, तो चेन पुलिंग द वैन। ठीक है, ये निमोनिक टेक्निक बुक में ही दी गई है। तो इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले आपको सिंपैथेटिक चेन मिल जाएगी, फिर यहाँ पे वेन, फिर आर्टरी, एंड फिर इस तरीके से आपको मिल जाएगी नर्व। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज नेक के पास, नेक के पास जो है अटैचमेंट इस तरीके से है। उसके बाद सुपीरियरली अगर हम नेक पे देखें तो आपकी डीप सर्वाइकल वेन, 8 सर्वाइकल नर्व इस तरीके से। तो इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से जो फर्स्ट रिब है, इसका डायग्राम याद कर लिया ना, सब कुछ याद कर लिया। डायग्राम पे फोकस करो, देखो डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहले डायग्राम इस तरीके से आप बनाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा कर्व्ड नहीं है, ज्यादा ट्विस्टेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रिब का ये डायग्राम बनाना है और आपको दिखा देना है कि भाई ये सिंपैथेटिक चेन है येलो में, उसके बाद वैन दिखा देना है, यानी कि पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन, सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, एंड देन यू हैव दी दिस लोअर ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ये जो येलो वाली दिख रही है वो लोअर, जो येलो वाली दिख रही है वो आपका क्या हो गया, लोअर ट्रंक होगी ब्रेकियल प्लेक्सस की। मसल्स दिख रही हैं, स्केलिनस मीडियस मसल, स्केलिनस एंटीरियर मसल। फिर ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट रिब की खासियत होती है कि 2 ग्रूव के बीच में एक ट्यूबरकल होता है। वो ट्यूबरकल किसके लिए है, स्क्लेरिन एंटीरियर के लिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सबक्लेवियन मसल है एंड फिर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है। तो डायग्राम बना दिया, तो इतना ये फालतू का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जितना ये लिखा है, बिकॉज ये सब वही लिखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड रिब की। तो सेकंड रिब के फीचर्स भी वही हैं कि इसकी जो लेंथ होती है ना वो ट्वाइस होती है दैट ऑफ द फर्स्ट रिब। ठीक है ना, फर्स्ट रिब से ट्वाइस होती है, एंड इसकी भी जो शाफ्ट होती है उसका कोई ट्विस्ट नहीं होता। अब इसका जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि इसमें एक लार्ज रफ ट्यूबरकल होता है। इसमें जो आपको चीज याद रखनी है वो क्या है कि इसमें एक लार्ज रफ ट्यूबरकल होता है। अभी आगे हम देखेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अटैचमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाफ डिजिटेशन की सेरेटस एंटीरियर मसल्स जो है वो अटैच होती है, और जो रफ पार्ट है जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे उसमें स्केलिनस पोस्टीरियर का क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो बस 2 ही चीजें याद रखनी है इसमें। उसके बाद 10th पे आ जाएंगे, तो 10th जो है वो कहीं ना कहीं टिपिकल रिब्स की तरह ही होती है, बट इसकी खासियत ये होती है कि ये उनसे छोटी होती है, और इसके हेड पे हमने देखा था ना, हेड पे 2 फेसेट थे, एक छोटा और एक बड़ा। अब 10th वाली रिब की खासियत ये है कि इसमें केवल एक ही सिंगल ही फेसेट होता है हेड पे, जो कि किससे जाकर के जुड़ता है, 10th थोरेसिक वर्टिब्रा से। अगर ये 10th रिब है तो ये 10th थोरेसिक वर्टिब्रा से ही जाकर के जुड़ेगी।
ठीक है। उसके बाद 11th एंड 12th रिब की बात करते हैं तो 11th एंड 12th की रिब जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, पॉइंटेड होती है। हमने देखा था ना कि लास्ट में आते आते वो ऐसे पॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वो किसी से जुड़ी नहीं रही है, क्योंकि वो फ्लोटिंग रिब्स है। और इनका जो नेक और ट्यूबरकल होता है, अब पीछे किसी से जुड़ना ही नहीं है तो भाई नेक और ट्यूबरकल का क्या करेंगे ये, तो ये पॉइंटेड होती है, इनकी ना नेक होती है ना ट्यूबरकल होती है, यानी कि नेक और ट्यूबरकल एब्सेंट होती है। और जो एंगल होते हैं कोस्टल ग्रूव वगैरह में वो पुअरली मार्क्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये खत्म होता है। उसके बाद अटैचमेंट में वही है रेडिएट लिगामेंट एंड क्वाड्रेटस लंबोरम वगैरह, ठीक है, वो आप डायग्राम में देख सकते हो। ये डायग्राम, दूसरा डायग्राम जो आपको याद रखना है वो डेफिनेटली ये वाला डायग्राम याद रखना है, क्योंकि ये 12th रिब का इनर एंड आउटर सरफेस बता रखा है, तो इसकी सारी मसल्स आपको याद करनी ही करनी है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो विद दिस रिब्स हमारा पूरा होता है खत्म। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है कॉस्टल कार्टिलेज का, वो भी हम थोड़ा बहुत फटाफट से देख लेते हैं।